हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों मैं थर्मोडायनेमिक का यूनिट थर्ड के बारे में आज डिस्कस करूंगा। जो हमारा यूनिट थर्ड है वो है अवेलेबिलिटी क्या होती है एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में अवेलेबिलिटी के बारे में और इरिवर्सिबिलिटी हमारी क्या होती है। तो फर्स्टली दोस्तों में स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं जस्ट उठ के आया हूँ, सो के जग के आया हूँ और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा एक्टिव हूँ, वैसे आप भी एक्टिव रहिएगा। थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अवेलेबल एनर्जी हमारी क्या होती है। फर्स्टली हमारा आ सकता है कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है और अनअवेलेबल एनर्जी हमारी क्या होती है। तो अवेलेबल एनर्जी हम दोस्तों उस एनर्जी को कहते हैं जो हम इनपुट देते हैं और वो हमारा क्या हो पूरा कन्वर्ट हो जाए इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमारा मैकेनिकल यूजफुल होगा वह हमारा कहलाएगा अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को एक नाम से हम और जानते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सर्जी। क्या कहते हैं? एक्सर्जी। तो आपको समझ में आ गया अवेलेबल एनर्जी क्या होती है। कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल वर्क, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। यानी पूरे हीट एनर्जी साइकिल में, सपोज दैट मैंने साइकिल की बात करूँ, मैंने एक साइकिल की बात किया, ये हीट एनर्जी हमारा साइकिल है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये हीट ले रहा है, ये T2 अमाउंट होगा, एक रिजर्वायर है, एक हमारा रिजर्वायर ये क्या है T1 रिजर्वायर है। अब क्या है, ये फिर इसको T1 दे दो, इसको T2 दे दो, ठीक है, क्योंकि जल्दी हम यही कंसिडर करते हैं। अब क्या है, ये जो वर्क डन हमारा पूरा फॉर्म होगा, जो यहाँ से इनपुट लिया और जो हमारा वर्क डन पूरा फॉर्म कर रहा है वह हमारा अवेलेबल एनर्जी होता है। यानी जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा इस साइकिल में जो कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल वर्क, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है। अनअवेलेबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि जो नॉट यूटिलाइज एंड इज टू बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। कहने का मतलब यहाँ की जैसे हमने देखा, जो हमारा वर्क डन प्राप्त हो रहा है, जो हमें कार्य मिल रहा है, दिस इज हमारा कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा अवेलेबल एनर्जी। तो दोस्तों जो एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट हो गई वो तो हमारी हो गई अवेलेबल एनर्जी। लेकिन जो हमारा ये क्या होगा, कुछ भी ये क्या करेगा, कुछ तो रिजेक्ट करेगा ना। जो अनयूटिलाइज वर्क होगा पूरा तो पूरा 100% इफिशियंसी हमारा कन्वर्ट नहीं करता। तो जो हमारा रिजेक्टेड हीट है, जो रिजेक्टेड हमारा वर्क डन है, एक तरीके से जो अनयूटिलाइज हमारा एनर्जी हम रिजेक्ट कर रहे हैं वह हमारा कहलाता है अनअवेलेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड नॉट यूटिलाइज एंड इज टू बी द रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड द अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी को एक नाम से हम और जानते हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी। हम क्या करते थे, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो एनर्जी है, वो क्या है, इसमें क्या है, एनर्जी है। तो आपको याद रखना है ये दो टर्म, अवेलेबल एनर्जी को एक्सर्जी हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं एनर्जी। अगर दोनों को हम मिला दें तो हमारी पूरी बन जाती है एनर्जी। अगर एक्सर्जी को ले लें, अनअवेलेबल एनर्जी को हम काउंट करते हैं और अनअवेलेबल एनर्जी को हम दोनों को प्लस करते हैं, यानी एक्सर्जी को और एनर्जी को हम काउंट करते हैं, दोनों को सम करते हैं, तो हमारा पूरा बन जाता है एनर्जी। तो ये दोनों होता है देखो दोस्तों, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। हमारे इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम हमारा क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करने को पूछेगा, और पूछेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ ए ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। तो हम बात करते हैं पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं कि हम अवेलेबल ऑफ ए क्लोज सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। अवेलेबल ऑफ क्लोज सिस्टम को दोस्तों हम इस तरीके से डिफाइन करना है, इसका हमारा फार्मूला जो निकल के आता है वो हमें डिराइव करना होगा एग्जाम में, अगर हमारा इस तरीके से पूछा जाता है तो देखो इसमें दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन कैसे आएगा, वो चीजें हमें बताते हैं। देखो ये दोस्तों हमारा क्या है, सिलेंडर है, एक तरीके से क्या है, इसकी ये वाल्व है, क्लोज सिस्टम के तरीके हमारा वर्क कर रहा है। तो ये वाल्व है। अब क्या है, इसमें क्या है, इसका कुछ प्रेशर होगा, मैंने मान लिया प्रेशर P1 है, टेम्परेचर होगा T1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। अगर एंट्रोपी वगैरह की बात करें तो एंट्रोपी भी हमारी इसमें S मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कंसीडर है। अब क्या है, ये हमारी जो गैस इसमें भरी हुई है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होगी तो ये हमारा पहले क्या है, सपोज दैट मैंने मान लिया पहले हमारा इस तरीके से सिलेंडर था, यहाँ पिस्टन था, ठीक है। तो जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो हमारा पिस्टन कहाँ, करीब यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले मान लिया मैंने पिस्टन यहाँ था, अब ये पिस्टन
यहाँ की बजाय धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, मूव कर लिया, क्योंकि क्या हो रहा है अभी यहाँ गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जब ये गैस एक्सपेंड हो रही है, एज ए रिवर्सिबिलिटी हमारा टू क्लोज सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जो इसका प्रेशर है, जो इसका वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर, वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो सराउंडिंग में जाएगा। तो जो सराउंडिंग का हमारा प्रेशर है वो मैंने मान लिया P0 है, और वॉल्यूम V0 है, और टेम्परेचर T0 है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड हुई तो ये वॉल्यूम का हमारा हो गया। यानी ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, एज वर्क कर रहा है, तो इसको मैंने मान लिया वर्क हमारा एक्सपेंशन है। ओके, तो इस कंडीशन में जब भी वर्क हमारा एक्सपेंशन कर रहा है, तो यहाँ भी तो सराउंडिंग में कुछ वर्क हुआ है ना, तो जो सराउंडिंग में मेरा वर्क हुआ है उसको मैंने मान लिया PdV, हम PdV से निकालते हैं। तो वर्क सराउंडिंग हमारा कितना है, P0, दिस इज द P0, एंड V0 माइनस V1, क्योंकि dV है, वॉल्यूम डिफरेंस होगा हमारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर ये इसमें कुछ हीट भी रही होगी, कन्फर्म है भाई, अगर ये एक्सपेंड हुआ है तो हीट भी रहा होगा। जब ये एक्सपेंड हुआ है तो अपनी कुछ हीट को भी तो रिजेक्ट करेगा ना ये सिस्टम। ये जो हमारा पिस्टन है पूरा हीट को भी कुछ अपने रिजेक्ट करेगा। दोस्तों, मैं मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा हूँ, छत पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा मोबाइल हिल रहा है तो एडजस्ट कर लेना, आपका पेपर है। नहीं तो मैं अभी यहाँ मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं स्टैंड लगा सकूं। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये क्या होगा, कुछ सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। मैंने मान लिया ये हीट को, क्यों हीट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, हीट कम होगी, हीट को क्या करेगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। इस हीट को जो रिजेक्ट किया है उसको मैंने क्या किया, एक हीट इंजन से कनेक्ट कर दिया। जब एक हीट इंजन से मैंने इसको कनेक्ट किया तो क्या करेगा, ये अब ऐसे हीट इंजन वर्क कर रहा है ना, क्योंकि क्या होता है, हाई टेम्परेचर से हीट लिया और रिजेक्ट करेगा, तो ये क्या कर, एज ए हीट इंजन वर्क करने लगा। जब ये एज ए हीट इंजन वर्क कर रहा है तो ये भी कुछ वर्क आउटपुट करेगा, ये भी कुछ वर्क आउटपुट करेगा। ये जो वर्क आउटपुट कर रहा है वो क्या होता है, हमारा हीट इंजन का वर्क क्या होता है, Q1 माइनस T0 माइनस T, यानी T आउटपुट, जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, और हमने क्या जो इनपुट दिया T के टर्म में, तो ये हमारी इफिशियंसी होती है। तो वर्क आउटपुट जो निकला, कहने का मतलब जो इसकी इफिशियंसी निकली वो कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस T0 अपॉन T। ओके, इसको अगर हम एंट्रोपी के टर्म में चेंज करें तो क्या होता है, Q माइनस T0 S1 माइनस S0। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, ये जो हीट इंजन वर्क दिया। अब इसकी कुछ भी हीट क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी, बाहर हीट रिजेक्ट भी होगी, क्योंकि 100% तो वर्क डन में फॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है एंट्रोपी के टर्म में, मैंने मान लिया वो है T0 S1 माइनस S0। यहाँ तक ये आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। अभी अगर सिस्टम समझ में आ गया, ये कैसे वर्क कर रहा था, क्या हुआ, तो अब इसकी हम बात करते हैं कि इसका टोटल जो हमारा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हमारा यूजफुल वर्क होगा वह कितना होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारा क्या होता है, यूजफुल वर्क हमारा होता है, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पहले हम बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो कैसे, हमारा Q इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस W होता है। ठीक है, जब TU प्लस W होता है, यहाँ से क्या हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको माइनस Q हो। अब ये DU क्या है, U0 माइनस U1, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की भी कुछ होगी और इसकी भी कुछ होगी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सराउंडिंग का है। तो मैंने मान लिया U0 माइनस U1 है। अब हमें चाहिए क्या, वर्क एक्सपेंशन चाहिए। यहाँ हमारा क्या है, वर्क एक्सपेंशन में निकालना है हमें W, ये जो हमारा वर्क एक्सपेंशन कर रहा है ये कितना होगा, ये यहाँ की मात्रा कर रहे हैं अभी दोस्तों, वर्क सराउंडिंग की नहीं, वर्क एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क एक्सपेंशन के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वर्क एक्सपेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, U1 माइनस U0 और माइनस Q, क्योंकि Q हीट रिजेक्ट कर रही है और ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। तो यहाँ से हमें वर्क एक्सपेंशन मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, वर्क मैक्सिमम भी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, निकालना में क्या है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वर्क निकालना है। और देखो अब इतना आप समझ में आ गया हो। ठीक है, और मैक्सिमम अवेलेबली यूजफुल हमारा वर्क क्या होता है, वर्क मैक्सिमम माइनस वर्क सराउंडिंग। ओके, क्या होता है, वर्क मैक्सिमम माइनस वर्क सराउंडिंग। हमारा मैक्सिमम वर्क कितना हुआ और सराउंडिंग का वर्क हम हटा दें, क्योंकि सराउंडिंग का वर्क से हमें कोई मतलब नहीं, पहले हमें क्या निकलना है, अवेलेबिलिटी वर्क निकालना है। तो अगर मैं इसको हटा दूं सराउंडिंग का, क्योंकि मैं अभी बताया था ना सराउंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यूजफुल वर्क से मतलब है, तो हमें W मैक्स पता चल जाएगा हमारा कितना निकला। ठीक है, तो यहाँ तक देखो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क एक्सपेंशन में पता चल गया। अब हमें क्या है, W मैक्स पता करना है, W मैक्स पता करना है। तो W मैक्स हमारा क्या होगा,
वर्क एक्सपेंशन हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा सिस्टम देखो दोस्तों, आप शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा, हाँ, कि हमारा वर्क एक्सपेंशन कितना हो रहा है और हमारा जो एवरेज है पूरा इंजन का, डब्ल्यू इंजन हमारा कितना वर्क कर रहा है। तो देखो वर्क एक्सपेंशन तो हमें पता चल गया ना यहाँ से, यहाँ ये, और इसकी इफिशियंसी कितनी है वर्क आउटपुट की, वो कितनी है Q माइनस टी नॉट S1 माइनस S0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्टली फिर से देख लो, वर्क एक्सपेंशन यहाँ से हमारा निकल गया, फिर हमें क्या करके डब्ल्यू मैक्स निकालना है जो इसको और इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों चीज मिल गई, वर्क एक्सपेंशन भी मिल गया और डब्ल्यू मैक्स भी मिल गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबल यूजफुल वर्क चाहिए क्लोज सिस्टम के लिए। हमने मान लिया वो क्या होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस डब्ल्यू सराउंडिंग। डब्ल्यू मैक्स भी हमें पता चल गया यहाँ से, ये डब्ल्यू मैक्स भी हमें पता चल गया और डब्ल्यू सराउंडिंग भी पता चल गया, दोनों को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा U1 माइनस U1 U नॉट T नॉट S1 माइनस S नॉट माइनस P नॉट V नॉट माइनस V1, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से निकल गया है। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो U1 हो जाएगा हमारा, और ये P नॉट के टर्म में निकल गया और T नॉट और S1 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे टर्म निकल गया है। इस टर्म को मैंने A1 कंसिडर कर लिया, इसको A नॉट कंसिडर कर लिया। अब ये जो हमारा A1 निकल के आ रहा है ना, ये फिर हम इसको A कह सकते हैं। तो हमारा A जो इस टर्म में निकल रहा है वो हमारा पता क्या रहता है, ये हमारा नॉन फ्लो होता है। क्या होता है, ये हमारा नॉन फ्लो अवेलेबल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये भी टर्म आपको याद रखना है, नॉन फ्लो अवेलेबल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि डब्ल्यू नेट कैसे निकालेंगे। अगर सपोज दैट मैं बात करूं इसको एंट्रोपी के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंट्रोपी के टर्म में देखते हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारा फॉर्मूला अगर पूछेगा न्यूमेरिकल, तो एंट्रोपी के टर्म में न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है। तो एंट्रोपी के लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू इक्वल टू हमें पता है फर्स्टला डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब हमारा Q दिस इज द एंट्रोपी TDS के फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा DS इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो DS इक्वल टू क्या होता है, SQ यानी हीट अपॉन टेम्परेचर, दिस इज द एंट्रोपी। तो TDS हमने कर दिया, और ये DU MCV डेल्टा T हो जाएगा, और W हमारा क्या PdV है। ठीक है, तो T को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, MCV DT अपॉन T PdV अपॉन T। ओके, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पूरे फंक्शन का चाहिए, तो 1 से 2 हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन किया, 1 से 2 MCV DT अपॉन T प्लस 1 to 2। अब ये देखो P अपॉन T के टर्म है ना, तो हमको पता है PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है, MRT होता है। हमको चाहिए क्या, P अपॉन T, यानी P इस T को हमने यहाँ लिया, यानी MR अपॉन V लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, वही मैंने किया, MR अपॉन V लिख दिया यहाँ से। ठीक है, DV अपॉन V। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हुआ तो कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा, और ये MCV DT अपॉन T क्या है, 1 अपॉन T लॉग के टर्म में होगा, यानी T2 अपॉन T1 प्लस MR लॉग V2 अपॉन V1। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट जो डेरिवेशन था आ गया एंट्रोपी के टर्म में। और हमारा मैक्सिमम अवेलेबल वर्क क्या होगा, अवेलेबल वर्क हमारा कितना निकलेगा इन क्लोज सिस्टम के लिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसके बाद बात करेंगे हम ओपन सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा लाइक शेयर कमेंट दोस्तों जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप भी करिए। बात करते हैं दोस्तों अवेलेबल आप ओपन सिस्टम के बारे में। दोस्तों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यूनिट 3 से ये पूछे जा सकते हैं, या फिर क्लोज सिस्टम के बारे में या फिर ओपन सिस्टम के बारे में आ सकता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं ओपन सिस्टम का कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है। अगर आपने दोस्तों एक वीडियो मेरा नहीं पढ़ा होगा स्टडी, तो वो पहले देख लें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लें, क्योंकि ये स्टडी फ्लो एनर्जी हमारा जो इक्वेशन है ना, इस टर्म को हम इससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब देखो ये हमारा ओपन सिस्टम इस तरीके से, सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा कुछ तरह का क्या पाइप है, ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इसका P1 प्रेशर है, टेम्परेचर है, कुछ वैल्यूम है, और V1 वेलोसिटी से प्रूफ हो रहा है, और ये एक क्या है, इसका बेस है। तो इसकी क्या होगी, ये मैंने मान लिया इसका सेंटर लाइन है, इसकी कुछ क्या हाइट है, दिस इज द मैंने मान लिया C1 है, इनिशियल टेम्परेचर इसका, इनिशियल ये मान लिया इनलेट के लिए P1 है, V1 है, T1 है, इंटरनल एनर्जी क्या है U1 है, वेलोसिटी हमारी क्या है C है, ठीक है, हाइट H है, एंथैल्पी H है। ठीक है, इस तरीके से हमारा C2 है, दिस इज C2, अरे सॉरी हाँ ठीक है, Z1 है, ये Z है, ओके Z, ये हमारा Z है, और ये हमारा Z0 है, जो हमारा क्या है आउटलेट हमारा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कुछ कंसिडर है।
बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस पूरे सिस्टम को, मैं इस पूरे फॉर्मेशन को मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा ये कैसे कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हो रहा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बताया था मैंने किस तरीके से वर्क ये करता है, इसमें क्या फॉर्मेशन होता है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कहाँ से, हमारा फ्लूइड है, फ्लो हो रहा है तो इसकी प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इंथैल्पी होगी। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया इनलेट के लिए है। अब ये जब ये आउटलेट हो रहा है तो उसका प्रेशर कितना हो जा रहा है, P0 हो जा रहा है, V0 हो जा रहा है और टेम्परेचर T1 T0 है, एंथैल्पी H0 है। ठीक है, ये हमारा दिस इज द वेलोसिटी है और ये हमारा क्या एलिवेशन है। ओके, अब देखो जब ये सिस्टम में कुछ हीट होगी, अभी क्या करेगा सिस्टम, इनलेट जा रहा है, ये सिस्टम क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा, आउटलेट करेगा तो कुछ हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। अभी जो हीट रिजेक्ट हो रही है ना यहाँ से, उसको मैंने क्या किया, एक इंजन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा सिस्टम एट हीट इंजन हमारा ऐसे ही वर्क करता है। मैंने क्या किया, एक हीट इंजन में मैंने इसको निकाल दिया, जिसे कार्नाट हम कह सकते हैं, कार्नाट इंजन। ओके, क्या कहते हैं, कार्नाट इंजन। ओके, अब ये क्या करेगा, कुछ वर्क आउटपुट हमें देगा। ये जो वर्क आउटपुट दे रहा है ना, जो हमारा वर्क इंजन हमारा फॉर्मेशन कर रहा है, वो हमारा कितना होता है एफिशिएंसी, Q1 - T0 अपॉन T, ये हमारा वर्क हो गया। इंट्रोपी के टर्म में Q - T0 S1 - S0। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंजन के द्वारा हमें वर्क यहाँ से मिल गया। और हमारा जो आउटपुट हो रहा है इधर इंट्रोपी के टर्म में, वो कितना हो जाएगा, T0 S1 - S0, क्योंकि हमारी इंट्रोपी क्या S1 है और यहाँ हमारी क्या S0 है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कैसे वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ लगाएंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, U इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, और हमारी ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। इसी तरीके से सेम ये, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिजेक्ट हो रही है, दिस इज द -Q, और ये हमें क्या है, वर्क डन प्रोवाइड हो रहा है इस सिस्टम के द्वारा, इसलिए मैंने इसको +W कर लिया। ये टर्म हमारा अलग से आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम पूरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को हम क्या करेंगे, 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट चेंज द काइनेटिक एनर्जी विद निग्लेजिबल, इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, निग्लेजिबल कर लेते हैं। तो हमारा जब काइनेटिक एनर्जी निग्लेजिबल हो जाएगी तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, और ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या है, 0 है। ओके, इस टर्म में ऐसे ही यहाँ भी 0 हो जाएगा, दोनों टर्म यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये 0 हो गया तो मैं ये क्या बना, एनर्जी के फॉर्म में बचा, तो U1 P1 V1 - Q इक्वल U0 P0 V0 + W। अब हमारा ये क्या होता है, इंथैल्पी में इक्वल टू क्या होता है, U + PV एनर्जी, और ये प्रेशर, और V PV के टर्म में। ठीक है, तो इसको हम H1 कंसीडर कर सकते हैं पूरे को, क्योंकि हमारे क्या एंथैल्पी के टर्म में है। मैंने मान लिया H1 - Q इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया H0 + W। ओके, अब देखो हमें मैंने मान लिया, देखते हैं W हमारा कितना निकल गया है। W इक्वल टू, अगर हम इस टर्म के देखें, W इक्वल टू क्या है, H1 - Q। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम अवेलेबल नेटवर्क चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ए ओपन सिस्टम। ऐसे मैंने बताया था क्लोज सिस्टम में। अगर आपने क्लोज सिस्टम का वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो देख लें, उसमें भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, अवेलेबल नेटवर्क चाहिए। अवेलेबल नेटवर्क हमारा कैसे निकलेगा, हमें W कितना मिला है और W इंजन के द्वारा कितना मिला है, दोनों को अगर हम ऐड करते तो पता चल जाएगा। तो ये W हमारे जो मिल रहा है सिस्टम के द्वारा, ये कितना है, ये हमारा W को वैल्यू रख दिया, और इंजन के द्वारा हमें कितना मिला, ये देखो इंजन के द्वारा भी हमने निकाला था ना, W इंजन के द्वारा Q - T0 S1 - S0, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है, ये इस टर्म को पहले मैंने मान लिया H1 के टर्म से कंसिडर कर दिया अब इसको, और इसको H0 से -T0 S1, और ये हो गया T0 S0। ओके, तो यानी B1 इसको मैंने कंसिडर किया, और ये मैंने मान लिया B0। ये जो हमारा B1 और -B निकल के आता है, यानी कहने का मतलब ये टर्म हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा क्या निकल के गया, B1 - B0, जो ये हमारा फंक्शन कहलाता है ना, जिसको मैंने B1 कंसिडर किया है, B0, ये हमारा जो पूरा फंक्शन होता है कहता है स्टडी फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन। क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम इसको एंट्रोपी के टर्म में देखें, जैसे हमारा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है क्लोज सिस्टम में या फिर ओपन सिस्टम में, तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा ना, तो न्यूमेरिकल हो सकता है आप कर लें, हो सकता है नहीं, कंफर्म कर लेंगे। इतना ही न्यूमेरिकल दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है इसमें।
अगर न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म आता है न्यूमेरिकल दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। ओके, अब बात करते हैं एंट्रोपी के टर्म में। एंट्रोपी के टर्म में हमारा क्या होता है, TDS होता है, DH माइनस VDP, जैसे कि मैंने बताया था DU इक्वल टू DH PV के टर्म में, W के टर्म में अभी इसके पहले वीडियो में। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, DS निकल के आया और ये DH अपॉन T हो गया, ये T हमारा यहाँ जाएगा और VDP और ये T यहाँ जाएगा। ओके, 1 to 2 प्रोसेस हमें पूरा चाहिए, 1 to 2। ये एंथैल्पी के टर्म में CP DT हो जाएगा अपन T हो जाएगा और ये R हो गया V अपॉन T के टर्म में, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है, MRT। अब हमें क्या क्या चाहिए, V चाहिए, V अपॉन T चाहिए, तो V अपॉन T के टर्म में मैंने इसको कर दिया और ये कितना हो जाएगा, MR अपॉन P हो जाएगा ना, इसको M को मैंने कंसिडर नहीं किया, R अपॉन P मैंने लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब S2 माइनस S1 हो जाएगा हमारा, और ये 1 अपॉन T के टर्म में, तो लॉग के टर्म में हो जाएगा लॉग T2 अपॉन T1, और ये R के टर्म में हमारा आ जाएगा लॉग P2 अपॉन P1। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अगर इसके मास के टर्म में चाहिए तो इसको मास क्या कर सकते हैं, मास का मल्टीपल भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा फॉर्मूला MCP बन के आता है और यहाँ MR निकल के आता है। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है और उसमें क्या क्या हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बात करते हैं दोस्तों अब इरिवर्सिबिलिटी हमारी क्या होती है। इरिवर्सिबिलिटी का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा होगा, इसके पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूनिट 1 में दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं यहाँ इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। यहाँ इरिवर्सिबिलिटी का मतलब हमारा क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ रिवर्सिबल वर्क एंड एक्चुअल वर्क इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। यानी जो हमारा डिफरेंस होता है ना रिवर्सिबल वर्क का एंड एक्चुअल वर्क का, जो दोनों हमारे डिफरेंस होते हैं वही हमारा कहलाता है इरिवर्सिबिलिटी। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। देखो हमने कार्नाट इंजन को मैंने मान लिया एक हमारा क्या है, ये रिवर्सिबल साइकिल होता है। कार्नाट हमारा रिवर्सिबल साइकिल होता है ना। अब ये क्या किया, ये हमारा कुछ वर्क जो आउटपुट किया, ये मैंने मान लिया जो वर्क हमें यहाँ मिल रहा है वो हमारा क्या वर्क रिवर्सिबल है, यानी वर्क हमारा क्या है एक रिवर्सिबल के फॉर्म में मिल रहा है। एक हमने एक्चुअल हीट इंजन साइकिल को कंसिडर किया, यहाँ में जो वर्क मिला वो हमारा क्यों मिला, वर्क एक्चुअल मिला। अब हमको पता है कि कार्नाट इंजन हमारा क्या हम कंसिडर करते हैं 100% एफिशिएंसी, यानी जो हमारा W रिवर्सिबल होगा वह ग्रेटर होगा एक्चुअल के। यही हमारा इरिवर्सिबिलिटी लॉ कहता है। आपको स्टेटमेंट में यही लिखना है W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W एक्चुअल। अगर ये हमारा कार्नाट इंजन है, ये हमारा एक्चुअल इंजन है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क हमारा जो नेटवर्क मिल रहा है फॉर्म ए सिस्टम करस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द सिस्टम हीट इंटरेक्शन इन्वायरमेंट सिंस द प्रोसेस इज रियल प्रैक्टिस। आपकी बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है, बट मैं समझा रहा हूं जो आपको इसमें समझाया नहीं है। ओके, तो ये यहां से एक डिफिनेशन यहाँ निकल के आएगी और ये हो गया डिफरेंस का। ठीक है, अब देखो डिफरेंस हमारा समझ में आया। अब हमारा W रिवर्सिबल कितना है, अगर हमें इसको हम डिनोट करते हैं इरिवर्सिबिलिटी को I से। अगर हमें किसी चीज की रिवर्सिबिलिटी को फाइंड करना है, यानी रिवर्सिबिलिटी एक तरीके से हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा क्या लॉसेज ही है, क्योंकि क्या है रिवर्सिबल वर्क माने एक्चुअल वर्क। तो रिवर्सिबिलिटी हमारा किस तरीके से यहाँ डिफाइन होगी, देखो ये हमारे क्या W रिवर्सिबल है माइनस W यूजफुल। तो W रिवर्सिबल हमारा कितना निकल के आ रहा है यहाँ से एक्चुअल कार्नाट इंजन का। W रिवर्सिबल कितना हो जाएगा U1 माइनस T0 और S1, ठीक है, और माइनस U2 माइनस T0 S2। ये हमारा क्या हो गया W रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो अब यूजफुल वर्क हमारा कितना निकलेगा माइनस Q माइनस U2 माइनस U1। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से रख दिया है, तो आप जब क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये फॉर्मूला हमारा एक्चुअल निकल के कहाँ से आता है, क्योंकि वहां मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे ही बनती है। ओके दोस्तों, अब देखो इसको हम क्या Q से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने Q कंसिडर कर लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा Q के टर्म में बचेगा। ठीक है, Q के टर्म में बचेगा, Q के टर्म में, क्योंकि U2 यहाँ है, U1 यहाँ है, U2 यहाँ है, U1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये T0 बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा S2 और S1। ओके, तो हमारा I जो बचेगा वो कितना लगेगा Q प्लस T0 S2 माइनस S1। मेन मकसद मेरा क्या था आपको समझाना कि जो हमारी इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है
वह दोनों का डिफरेंस होता है, जो हमारा रिवर्सिबल वर्क का और एक्चुअल हमारा जो यूजफुल वर्क होता है उसका। ओके, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी न्यूमेरिकल जैसे आता है, कहता है इसमें इरिवर्सिबिलिटी बताओ और सारा कुछ दे रहा है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों को डिफरेंस करना है, तो हमारी इरिवर्सिबिलिटी फाइंड हो जाएगी। ओके, और इरिवर्सिबिलिटी को एक टर्म में हम और डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी, प्रोडक्शन एंड सराउंडिंग सिस्टम। कहने का मतलब जो इरिवर्सिबिलिटी हमारी इक्वल होती है, आई हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी, दिस इज द ds, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर, दिस इज द T0। कहने का मतलब एंट्रोपी हमारी क्या होती है, ds इक्वल टू Q अपॉन T0 के टर्म में होती है। अब इसको अगर हम Q इक्वल टू निकालें तो T0 और ds हो गया। देखो दोस्तों मेरे कितनी इंक लग गई है। अब देखो, अब हमारा क्या आई है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा हमारा, और ये ds हो गया, ये हमारा क्या है, सिस्टम का हो गया। अब सराउंडिंग की बात करें तो T0 ds सराउंडिंग की बात करिए। अब क्या करें, अब ये क्या है, सिस्टम का है, ये सराउंडिंग का है। सिस्टम सराउंडिंग में क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ये मैंने मान लिया यूनिवर्स बनाते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, T0 ds, दिस इज द यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं ना कि जो इरिवर्सिबिलिटी है हमारी इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी, दिस इज द ds, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर, दिस इज द T0। तो दोस्तों तो ये हमारा कंप्लीट दोस्तों वीडियो मैंने डिस्कस कर दिया है यूनिट 3 का, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको और भी पढ़ने का इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। हो सकता है यहाँ से आपके एक क्वेश्चन डेरिवेशन के बारे में पूछ सकता है, या फिर रिलेशन पूछ सकता है मैक्सवेल इक्वेशन का। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके जो भी क्वांटम सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।